नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के कृषि कानूनों पर मंथन के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाई, लेकिन इस कमेटी की पहली बैठक से पहले ही इसके एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने कमेटी से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने भूपिंदर सिंह मान के इस फैसले का स्वागत किया है। किसान संगठन पहले दिन से ही सुप्रीम कोर्ट की इस मंथन कमेटी का विरोध कर रहे हैं। नए कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों की अच्छाई और बुराई तय करने का जिम्मा उन कंधों पर दे दिया है जो पहले ही कानूनों के समर्थन में अपनी राय जनता के बीच रख चुके थे। कमेटी के 1 या 2 नहीं बल्कि चारों के चारों सदस्यों ने कानूनों के समर्थन में अपनी राय जनता में रखी है। सुप्रीम कोर्ट की यह कमेटी सवालों के घेरे में पहले दिन से ही है। ऐसे में भूपिंदर सिंह मान के इस कमेटी से अलग हो जाने से अब क्या नए समीकरण पैदा हो चुके हैं, जानेंगे विस्तार से आज के 16 आने सच में। आज हमारे साथ हैं मनप्रीत सिंह, जो कानूनों के विशेषज्ञ हैं। तो मनप्रीत जी, सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ और अब जानना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी बनाई है और अब इस कमेटी से भूपिंदर सिंह का अलग हो जाना, तो अब ये क्या दर्शाता है, ये स्थिति है, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि पहली बैठक करेंगे अब ये कमेटी वाले, तो कितनी सार्थक या प्रोडक्टिव ये बैठक मानी जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है कमेटी बनाने का, तो सुप्रीम कोर्ट का जरूरी था इस स्टेज पर कि वो इंटरवीन करते। बट सुप्रीम कोर्ट की जो एक कमेटी बनी है, अगर हम फार्मर्स का व्यू देखते हैं तो जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे प्रो इन फार्मर एक्ट्स हैं। अब यहाँ पर इशू ये जनरेट हो रहा है कि अगर हम पहले भी देखते हैं जो कमिटीज बनाई गई, मुल्ला परियार डैम का इशू हुआ था 2010 में, और इस इशू में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी को जो चेयर कर रहे थे, जो चेयरपर्सन थे उस कमेटी के, वो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज थे, और जो 2 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की बात की गई थी, स्पेसिफाई किया गया था कि वो जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो किसी भी पार्टी की तरफदारी में ना हों, ताकि जो फैसला वो दें, जो ओपिनियन वो दें, वो किसी तरह भी बायस ना हो। पर अगर हम सेम चीज को यहाँ पे देखते हैं तो एज पर द रिपोर्ट्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्रेस, चारों के चारों मेंबर्स अपने व्यूज प्रेस को दे चुके थे, चाहे वो अनिल जी हों, अशोक जी हों या डॉक्टर जोशी हों। भूपिंदर सिंह मान, उन्होंने तो अपने आप को रिक्यूज कर लिया है, पर बाकी जो 3 रह गए हैं कमेटी मेंबर्स, उन्होंने ये साफ तौर पे जाहिर किया था कि वो किसी तरह की भी रिपील इन लॉज में उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और उनके मुताबिक ये लॉज सही हैं। तो अगर ऐसी कोई कमेटी बनती है जो वो फैसला देगी, जो पहले ही बायस्ड माइंडसेट से चीज़ों को देखेगी, तो मुझे लगता नहीं है कि उस कमेटी का जो फैसला है वो किसानों को मंजूर होगा या वो फैसला टेक्निकली सही होगा। जी मनप्रीत जी, टेक्निकली आप कह रहे हैं कि ये सवालों के घेरे में कमेटी आ चुकी है। कमेटी अब एक अपने सदस्य के बिना मीटिंग करेगी, तो इसमें ये है कि इसकी वैधता वैसे ही बनी रहेगी या ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो इसमें कोई सदस्य दोबारा नया लेकर आए या नहीं भी लेकर आए, तो इसकी वो जो सार्थकता है वो बनी रहेगी? कमेटी में अब 3 मेंबर हैं और क्योंकि एक रिक्यूज हो चुके हैं, कमेटी फॉर्म हो चुकी है, तो कमेटी की वैधता तो रहेगी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर वो चाहें तो वो एक और मेंबर जो है उनको इंक्लूड कर सकती हैं, बट कमेटी तब भी चलेगी, 3 मेंबर से भी चलेगी। बट द ओनली इशू इज कि इस कमेटी जो एज पर द रिपोर्ट्स कमिंग इन बायस्ड है, अगेंस्ट द फार्मर्स है, वो फार्मर्स की ग्रीवेंसेस समझेगी कैसे, क्योंकि इस कमेटी का गठन क्यों हुआ है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। इस कमेटी का गठन हुआ है इस रीजन से कि ये कमेटी फार्मर्स से मिलेगी, उनकी ग्रीवेंसेस को सुनेगी और फिर वो सरकार का पक्ष देखेगी और फाइनली अपनी एक रिपोर्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट को देगी, ताकि सुप्रीम कोर्ट समझ पाए दोनों पक्षों का। अब किसानों ने ये कह दिया है कि वो इस कमेटी के किसी मेंबर से मिलेंगे नहीं, और कोर्ट में सरकार की तरफ से ये क्लियरली दिया गया था
कि इन कानूनों को रिपील नहीं किया जाएगा। तो अब समझने वाली बात यह है कि जब सरकार अपना व्यू बता चुकी है कोर्ट में कि वो रिपील नहीं करेंगे और किसान ये कह चुके हैं कि वो किसी भी कमेटी के हक में नहीं है और कमेटी के किसी मेंबर से मिलकर कोई बात नहीं करेंगे, तो जो रिपोर्ट से हम कोई अगर लगाएं कि हम आशा रखें कि कोई रिपोर्ट आएगी और उसके बाद कोई फैसला दिया जाएगा, वो सब जो है स्टॉल हो जाएगा। जी, ऐसे में क्या हम कानूनी तरीके से इस कमेटी की रिपोर्ट को चैलेंज करने के स्थिति में रहेंगे जब इसकी पक्षपातपूर्ण जो इसका नेचर है, जो इसका उद्गम हुआ है, जो इसकी एग्जिस्टेंस है, वो पक्षपातपूर्ण कही जाने लगी है सवालों के घेरे में? तो इसको एक लीगल चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है? ये आज़ादी है संवैधानिक? इशू ये है कि ये जो कमेटी है ये सिर्फ और सिर्फ इन दोनों जो साइड्स हैं, गवर्नमेंट और किसान जी, इनसे मिलकर इनका एक व्यू पॉइंट लेकर अपना व्यू पॉइंट सुप्रीम कोर्ट को देगी। तो फाइनल जो डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच का होगा कि ये जो उनको रिपोर्ट मिल रही है वो कितनी सार्थक है और कौन कौन से फार्मर एसोसिएशंस के स्टेटमेंट्स उनके पास हैं। क्योंकि अब ये सब जानते हैं कि जो मेजर फार्मर एसोसिएशंस हैं उन्होंने जो है दिल्ली को घेरा हुआ है और एक फार्मर एसोसिएशन जिसका गठन और रजिस्ट्रेशन ही दिसंबर 20 में हुई थी, सिर्फ वही सामने आई है और उसने कहा है कि हम इस जो फार्मर एक्ट्स हैं इनके समर्थन में हैं। तो अगर ये कौन सी किसान यूनियन है जिसका गठन ही दिसंबर 2020 में हुआ है? ये यूपी बेस्ड एक किसान संगठन है जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है दिसंबर की है और उन्होंने जो है आकर ये बोला था सेंटर के मिलकर लीडरों को कि भाई हम इसके सपोर्ट में हैं। बट वो जो चीज़ है सारी वो खुद ही शक के घेरे में आ जाती है कि जो रजिस्टर्ड यूनियन थी ही नहीं और जो खबर भी मिली है कि उनके जो चालक हैं उनका भी कृषि से कुछ खास डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो उस यूनियन को क्या क्रिएट किया गया है सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को दिखा सकें कि हाँ एक किसान यूनियन ऐसी भी है जो सरकार के हक में है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने मनप्रीत जी ये कहा है कि ये कमेटी हम अपने लिए बना रहे हैं। तो क्या पहले भी अगर हम इतिहास में जाएं अपने देश के, तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसी कमेटी बनाई गई जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच को ये महसूस हुआ कि हमें एक कमेटी की ज़रूरत है जो ये हमें बताएगी आकर सुनवाई के दौरान कि जो विवादित पक्ष हैं उनके बीच में क्या प्रॉब्लम है या समस्या क्या है और उसका समाधान क्या होगा? कमिटीज हमेशा से बनती आई हैं। मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि 2010 में एक कमेटी बनाई गई थी केरला और तमिलनाडु के बीच में पानी को लेकर, मुल्ला परियार डैम को लेकर आपस में काफी इशू चल रहा था। इशू ये था कि ये जो डैम है ये केरला में था। 119 साल पुराना ये डैम गिरने की कगार पे कहा गया था केरला द्वारा और इसका जो पानी था वो तमिलनाडु में जाता था और उसका रीजन था कि बहुत साल पहले 999 ईयर्स की लीज हुई थी और उस लीज के मुताबिक ये पानी जो है केरला से तमिलनाडु में जाता था और तमिलनाडु का जो सारा जो खेती है वो उस पानी पे डिपेंडेंट था। और जब तमिलनाडु ने बोला कि पानी को जो वो रिलीज करते थे वहां से उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाए, तो केरला ने ये शक जताया कि क्योंकि ये डैम बहुत पुराना है, ये हो सकता है कि ये डैम टूट जाए और हमारे केरला में रहने वाले लोग उस डैम के आसपास और तमिलनाडु वाले लोग इसमें अपनी जान गंवा सकते हैं। तो जब ये ऐसे इंटर स्टेट डिस्प्यूट हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया था, पर उस कमेटी को हेड जो कर रहे थे वो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज थे और जो टेक्निकल मेंबर्स उस कमेटी में नियुक्ति की बात की गई थी वो टेक्निकल मेंबर जो थे वो अनबायस्ड थे, जिनका किसी भी स्टेट से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं था। तो हमको समझने वाली बात यह है कि कमिटीज तो बनती रही हैं, बट ऐसी कमिटी जहां पे पहले ही एक बायस विजिबल था
उस कमिटी से फैसला जो है वो सॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की कोशिश है, ये कोई समाधान की जो परिस्थिति है या फिर भविष्य है वो नहीं दिखा रही है। मनप्रीत जी, ये महिलाओं और बच्चों को जब कोर्ट में ये कहा गया है कि उन्हें प्रदर्शन स्थली से हटाया जाए, तो ये कितना हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से ये कहना कि महिलाएं और जो बच्चे हैं उनको प्रदर्शन स्थली से हट जाना चाहिए, ये किस तरह की संवैधानिकता दर्शाता है? संवैधानिक है या नहीं है? क्योंकि इस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। महिलाएं जो हैं हमारे देश में, हम इक्वालिटी की बात करते हैं। अगर एक किसान चाहे वो औरत हो या वो पुरुष हो, अगर उसको राइट है एज एन इंडियन, भारतीय की तरह कि वो अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 वो अपनी आवाज उठा सकता है और वो ये कह सकता है कि उसको लगता है कि ये नाइंसाफी हो रही है, तो वही आवाज एक औरत किसान भी उठा सकती है। तो ये कहना अगर तो भावुकता में कहा गया है तो समझ में आता है, नहीं तो ये राइट नहीं। भावुकता, मनप्रीत जी, भावुकता हम कैसे माने कि भावुकता, इतने तादाद में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर भावुकता नहीं दिखती। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है लगातार जो सुनवाई कर रही है, उन्होंने बार बार यही दर्शाया कि हम कानून के दायरे में रहकर ही जो है वो फैसला करेंगे या सुनवाई करेंगे, उसकी प्रक्रिया जारी रहेगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की भावुकता तो हमें कभी दिखी नहीं इस पूरे मसले पर, किसान आंदोलन के मसले पर। कंसर्न ये है कि बहुत सारे किसान जो हैं वो इस आंदोलन में उनकी मौत हो चुकी है। अराउंड 70 का फिगर जो है मैं जानता हूँ, अगर और भी हुए हैं तो मैं उनसे अवगत नहीं हूँ। इतने किसानों की शहीदी या मौत की वजह से हो सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला हो, बट इसको मैंडेटरी नहीं कर सकते, उनको सलाह देने को बोला है। पर जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हम जुडिशरी की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। हमको समझने की ये जरूरत है कि कहानी शुरू होती है डेमोक्रेसी से। हमारे देश में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड्स डेमोस और क्रेटोस से बना है, जिसका मतलब होता है पावर ऑफ द पीपल। अब ये पावर ऑफ द पीपल जो है ये कैसे दर्शाई जाती है? पावर ऑफ द पीपल को ताकत कौन देता है? तो पावर ऑफ द पीपल को ताकत देते हैं 3 स्तंभ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जब हमारे जो आर्किटेक्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ये 3 अलग अलग स्तंभ बनाए, तो उन्होंने जब बोला कि ये स्तंभ एक साथ मिलकर डेमोक्रेसी को बचाएंगे, तब उन्होंने ये भी बोला कि ये तीनों स्तंभ एक दूसरे से दूर रहेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर्स। उसका रीजन था कि जब जब ये स्तंभ एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो जो हमारा मकसद है डेमोक्रेसी का वो कहीं गुम हो जाएगा जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन तीनों में से है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो वर्ड है वो आता है लेजिस से, जिसका मतलब होता है कानून, और लेजिस्लेचर वो ऑर्गन है जो कानून बनाता है जी। कानून बनाने के लिए लेजिस्लेचर के पास जो जरिया है वो है पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट जो वर्ड है वो पार्ले से आता है। पार्ले का मतलब है फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है कि आपस में डिस्कशन करना, और डिस्कशंस करने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचना। तो पार्लियामेंट वो जगह है जहां पर डिस्कशन होता है। बट हैरत की बात है कि 2014 के बाद जितने भी बिल्स पेश किए गए, चाहे वो एब्रोगेशन का हो, चाहे वो दूसरे ट्रिपल तलाक का हो, जितने भी बिल्स जो हैं पेश किए गए उनमें खास बातचीत या पार्लियामेंट्री कमिटीज इन्वॉल्व नहीं हुई। तो आपका इशारा ये है कि जो हमारे लोकतंत्र की मूल भावना, जिस मूल भावना पे हमारा लोकतंत्र, हमारा लोकतांत्रिक देश खड़ा है, उस मूल भावना से हटकर ये जो विभिन्न संस्थानें हैं जिसको एक दर्जा मिला हुआ है हमारे देश में, वो ये काम कर रही हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं इन तीनों कानूनों की बात करता हूं जी। जून में एक ऑर्डिनेंस प्रोमगलेट होता है और जो है कैबिनेट ये क्रिएट करता है। उसके बाद
अक्टूबर में, फिर नवंबर में ये फाइनली हाउसेज में आता है बिल बन के। बिल होता है एक आइडिया। जब भी कोई बिल या आइडिया पेश किया जाता है उसके पीछे रीजन होता है कि वो किसी एक वर्ग की बेहतरी के लिए होता है, या कोई ऐसी चीज जो बार बार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाती है और लगता है कि इसमें कुछ फेरबदल, कोई अमेंडमेंट की जरूरत है जी। जैसे एक और अमेंडमेंट हुई इस टाइम पे, वो विमेन अबॉर्शन एक्ट जो था उसमें अमेंडमेंट हुई। अमेंडमेंट का कारण था कि 20 वीक्स के बाद भी अगर वो अबॉर्शन करना चाहते हैं किसी कारण से, मेडिकल कारण से, तो उसको उन्होंने चेंज किया, अमेंडमेंट किया, ताकि वो परेशानी जो है खत्म हो जाए जी। अब यहां पर अगर हम देखें इन फार्म एक्ट्स में, तो जून से अक्टूबर तक सूत्रों से बताया गया है कि ऑफिशियल जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 97 लाख किसानों से बातचीत की गई, 1.37 लाख जो है वेबिनार्स किए गए, और जब आरटीआई रेज किया गया तो पता लगता है कि किसी भी एक भी वेबिनार का इनके पास रिकॉर्ड नहीं है। तो ये बहुत ही आश्चर्य होता है कि इतने संख्या में, हजारों की संख्या में अगर वेबिनार हुए तो रिकॉर्डिंग कहाँ है। बिल्कुल सही बात है जी। और ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि सरकारी जो है काम, अगर आपको मालूम हो, मिनट्स ऑफ द मीटिंग से लेकर पूरे रिकॉर्ड रखे जाते हैं जी। और अगर ऐसा कोई वेबिनार हुआ ही नहीं है तो सवाल ये है कि ऑर्डिनेंस से बिल पेश होने तक किससे बातचीत की गई इस बिल को क्रिएट करने के लिए, किसको समझाया गया, किसको कन्विंस किया गया, क्योंकि अगर ये फार्मर एक्ट्स फार्मर्स की भलाई के लिए हैं तो फिर इतने फार्मर्स जो हैं इस जद्दोजहद में शहीद हो चुके हैं, मर चुके हैं, और कोई भी एक्शन किसी भी मंत्री के द्वारा अब तक ये स्टेटमेंट नहीं है कि वो इसमें उसको दुख है कि इतने फार्मर्स की डेथ हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो यहाँ पे फार्मर्स के जो जहन में शक आता है कि ये फार्मर एक्ट हमारी भलाई के लिए बना है या नहीं बना। जी। एक सवाल मनप्रीत जी की, जो किसान संगठन है उन्होंने सिरे से नकार दिया कि हम इस कमेटी को नहीं मानते हैं, हम इस कमेटी को ठुकराते हैं। तो बार बार किसान संगठनों पर यह आरोप लग रहा है कि अब वो कोर्ट की भी अवमानना कर रहे हैं। तो क्या ये जो स्थिति है ये कह रही है कि जब किसान संगठन कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप सरकार के पास जा सकते हैं तो आपको कमेटी के पास जाने में क्या हर्ज है, तो क्या किसान संगठनों को किसी तरह की कोर्ट की अवमानना का सामना करना पड़ेगा? कोर्ट ने कमेटी बनाई है, कमेटी के मेंबर्स को एक काम सौंपा गया है कि वो किसान की ग्रीवेंसेस को समझें। अब वो कैसे समझेंगे ये कमेटी के ऊपर है। कमेटी जाकर उनको मिलती है या उनको समन करती है, क्या समझती है, क्योंकि ये कमेटी उनको समन कर सकती है और उनको जाना ही पड़ेगा, ऐसी किसानों को फोर्स नहीं कर सकती कमेटी, क्योंकि कमेटी जो है क्रिएट इसलिए की गई है कि वो किसानों की ग्रीवेंसेस को समझे। जी। बट ये है कि कमेटी को किसानों की ग्रीवेंसेस समझने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं जहां तक वो समझ पाएगी कि किसानों की ग्रीवेंसेस हैं क्या। ग्रीवेंसेस की अगर हम बात करें तो जो ये एक्ट्स तीनों बनाए भी गए हैं, ये जो तीनों एक्ट्स बनाए गए हैं, मैं थोड़ा सा आपको आपके ही इतिहास में वापस लेकर जाता हूं। बहुत साल पुरानी बात है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी और 1615 की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ अधिकारी हमारे दिल्ली में गए और उन्होंने जो उस टाइम पे बादशाह हुआ करते थे जहांगीर, उनसे विनती की कि एक फरमान वो दें ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में अपनी फैक्ट्री चला सके। अब फैक्ट्री चलाने के लिए फरमान तो तभी देंगे दिल्ली के राजा अगर उनको उससे कोई फायदा होता होगा। तो फायदा जब करवा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो जहांगीर ने फरमान दिया कि सूरत में पहली फैक्ट्री लगेगी। अब सूरत में जो फैक्ट्री लगेगी उसका रॉ मटेरियल कहां से आएगा? हिंदुस्तान से आएगा। हमसे ही रॉ मटेरियल लेकर हमारी ही धरती पे फैक्ट्री लगाकर फिनिश प्रोडक्ट हमको उससे 10 गुना दाम में बेचना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की
जो थी नीति थी जी। और उसके बाद उन्होंने एक और फरमान लिया। जब उन्होंने देखा कि ये फरमान इशू हो गया है, उन्होंने एक और फरमान लिया कि जहां जहां पर एम्पायर था बादशाह साहब का, उन जगहों पे अपनी फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी। उसके बाद 1717 में फारूक सैयद साहब के पास फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ऑफिशियल्स गए, उनको कन्विंस किया। कैसे किया होगा आप खुद समझदार हैं। और उनसे और कंसेशंस लिए अपनी कंपनी के लिए, और वो इतने ज्यादा धनवान हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी कि उनको देखते हुए फिर अंग्रेजों ने फैसला किया कि वो हमारे देश पर को ही अपनी सरकार चला सकते हैं। अब सेम सिचुएशन अगर आप हमारे देश में आज देखें तो 3 एक्ट बनाए गए हैं। जो पहला एक्ट है वो बात करता है कि हम कंट्रैक्ट करेंगे फार्मर्स के साथ। 140 करोड़ के देश में जहां पे 70% लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर और एंसिलरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हमारी फार्मर कम्युनिटी की बात करें तो 80% फार्मर कम्युनिटी वो है जो सरकार द्वारा ही बताए गए हैं कि वो छोटे किसान हैं। वो छोटे किसान जिनके पास सिर्फ 2 हेक्टेयर लैंड है। तो 2 हेक्टेयर लैंड वाले छोटे किसान, 2016 का हमारा सेंसस कहता है कि सिर्फ महीने के 3,000 रुपए इनके पास आता है। अगर ये किसान किसी बहुत बड़े कॉरपोरेट के साथ कोई कंट्रैक्ट करते हैं तो वो कंट्रैक्ट कितना जायज होगा, और अगर कंट्रैक्ट को कॉरपोरेट नहीं मानता तो हमारे पास जुडिशियल ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में आपको क्या लगता है कि ये छोटा किसान क्या करेगा? वो कहते हैं कि हमने आपके लिए पूरी मार्केट खोल दी है, आप हिंदुस्तान में कहीं भी जाकर अपना माल बेच सकते हैं। अब सवाल यह है, इतना छोटा किसान इतनी छोटी उपज के बाद कहां पर जाकर अपना माल बेचेगा? ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा? मार्केट कहां ढूंढेगा? और जो एक्सपेंसेस वो इनकर करेगा उससे तो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो फाइनली वो क्या करेगा? वो जिस प्राइस पे कॉरपोरेट मानेगा उस पे उसको बेचना पड़ेगा। और हैरत की बात है कि बहुत सारे सज्जन मुझे मिले, उन्होंने बोला कि ये सब तो स्वामीनाथन कमेटी के समय से हो रहा है, तब किसी ने कोई सवाल क्यों नहीं उठाया? तो मैंने उन मित्रों को बोला कि एक बार स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लें। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा गया है कि जो कॉस्टिंग एक फार्मर को पड़ती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स्ड की जाएगी, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगी जो कॉस्टिंग अगर सी पड़ती है तो सी प्लस हाफ ऑफ सी, मतलब अगर 10 रुपए कॉस्टिंग पड़ती है चीज की तो कम से कम 15 रुपए आपको फार्मर को देने पड़ेंगे। वो न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा। बिल्कुल। और इन कानूनों में एमएसपी की कोई बात नहीं करी गई। इस एमएसपी के मुद्दे से बचने के लिए कहा जाता है कि एमएसपी तो हमेशा से थी, ना एपीएमसी मंडियां कहीं जा रही हैं, तो किसानों को डर किस बात का है? तो अगर आप देखते हैं कि ना अब आप बीएसएनएल के फोन यूज करते हैं, कोविड के टाइम पे मैंने तो नहीं देखा कि कोई सरकारी अस्पताल में जाता। जब आप प्राइवेट प्लेयर्स ले आएंगे तो वो सरकारी जो दायरे हैं वो अपने आप आपसे दूर चले जाएंगे। और स्टेट को आप कह रहे हैं कि स्टेट तो अब पैसे लेगी नहीं उन एपीएमसी मंडी से, तो जब स्टेट पैसे लेगी नहीं तो स्टेट उन एपीएमसी मंडीज की तरफ देखेगी क्यों? स्टेट उनको देखना बंद कर देगी और उनको अपने आप बंद होना पड़ जाएगा। और यही वजह है कि जो राज्य सरकारें हैं वो लगातार इन तीनों कानूनों का विरोध करेंगे कि उनका भी जो राजस्व का एक बड़ा जरिया था वो इन कानूनों की आड़ में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब आप देखिए जो एक इन्होंने अमेंडमेंट करी एसेंशियल कमोडिटीज में, तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बना जब था 1955 में, उन अंग्रेजों से धाराशाही भारत देश ने ये रियलाइज किया कि अगर वो जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग को बंद नहीं करेंगे तो जो आम नागरिक है उसको खाने का सामान या तो मिलेगा नहीं या बहुत महंगा मिलेगा। इसलिए ये कानून बनाया गया था।
जी। और हैरत की बात देखिए कि इतने सालों के बाद इस कानून में जो अमेंडमेंट किया गया है, उस अमेंडमेंट में वही चीज जिसके लिए वो क्रिएट किया गया था जी, उसको इन्होंने अलाउ कर दिया। अलाउ कर दिया, स्टॉक पाइलिंग को अलाउ कर दिया, और ये भी बोला कि सरकार का जो है इंटरवेंशन तब आएगा अगर कीमतें दुगनी हो जाएंगी। तो इन्होंने क्या किया, एक साल में दुगनी कीमत का मतलब हुआ कि 100 रुपए की चीज जब तक 200 रुपए की नहीं होगी तब तक सरकार इंटरवीन नहीं करेगी। तो पूंजीपति क्या करेंगे, वो 199 रुपीज कर देंगे, वो 200 अगले साल 400 हो जाएगा, 400, 600, 600, 800, 800, 1000। 100 रुपए की चीज 5 साल में आपको 1000 बढ़ाने की परमिशन इनडायरेक्टली इस कानून ने दे दी। ये एक बहुत ही चिंता की बात है, जिस तरह से मनप्रीत जी कह रहे हैं कि दोगुनी होने तक सरकार की दखल का दखल नहीं होगा, तो इससे किसान जो है वो तो भूखे मरेगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा अन्न संकट पैदा हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हम देख ये रहे हैं कि किसान जो है वो मुसीबत में है, पर सच्चाई ये है कि किसान मुसीबत में नहीं है। हम सब लोग जो किसान से अपने खाने के लिए अन्न लेते हैं, उस पर निर्भर हैं, हम उस पर निर्भर हैं, हम सब मुसीबत में हैं। समय से पता चल जाएगा कि हम सब उसी असमंजस में फंस जाएंगे आने वाले वक्त में, अगर ये कानून ऐसे ही आगे बढ़े तो। ये मनप्रीत जी, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो अनिश्चित काल के लिए इन कानूनों पर रोक नहीं लगा सकते, तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप किस तरह से आंकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जो है एक स्टैंड ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी ऑप्शन है कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी पे इसको रेफर कर दे, और पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, जैसे नॉर्मल अगर कोई बिल पेश होता है तो उसकी 3 रीडिंग्स होती हैं जी, लोकसभा में और लोकसभा के बाद राज्यसभा में, उसके बाद उसको प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है जी। और अगर कहीं डिबेट होती है या कहीं कोई शक शुबा होता है तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो उस पे बातचीत करती है और फिर एक निष्कर्ष पे पहुंचती है कि इसमें क्या तब्दीली करनी चाहिए या इसको किस रूप में आगे पेश करना चाहिए जी। बट ये ना होकर, क्योंकि इनको वॉइस वोट से जल्दबाजी में इन कानूनों को आगे बढ़ाया गया ताकि जल्दी से जल्दी ये एक्ट बन जाएं, यही इसमें परेशानी का कारण है। जी मनप्रीत जी, अब जब किसान ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निराश अब दिख रहे हैं किसान संगठन, ये कह रहे हैं कि हमारी जो इकलौती उम्मीद है वो सरकार के साथ बातचीत पर ही निर्भर है, तो ये पूरी जो समस्या चली आ रही है पिछले साल जून के महीने से, तो ये लग रहा है कि बातचीत ही एकमात्र साधन था। सुप्रीम कोर्ट की जो ये पूरी एक्सरसाइज पैरेलल चल रही है, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। अभी तक जो बातचीत हुई है, जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, वो मीटिंग्स जो हैं वो तो ऐसे अपीयर कर रही हैं जैसे इट्स अ रूस, डिसीट, क्योंकि किसी भी मीटिंग में अभी तक कोई भी ऐसी एफर्ट नजर नहीं आ रही कि ये मीटिंग किसी तरफ जा रही है टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन जी। वो किसी भी अपने पॉइंट पे, बहुत सारे जो हैं लोग जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपना ये व्यू दे दिया है कि इन कानूनों में फेरबदल होना लाजमी है और ये जो है कानून ये देश को, किसानों को, सबको नुकसान पहुंचाएंगे। बट अभी तक जितनी भी मीटिंग्स किसानों की हुई है, सरकार की तरफ से कोई भी ये नज़र नहीं आ रहा है कि किसी सोल्यूशन की तरफ ये मीटिंग्स जा रही हैं। तो मनप्रीत जी, फिर ये जो अगर सरकार के साथ ही यही जो बेनतीजा बैठकों का दौर हम आगे भी देखते रहेंगे, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अब कोई लीगली जो है सॉल्यूशन वो नहीं निकला, तो ये पूरी एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है कि नए कानूनों पर इसको लीगली चैलेंज किसानों ने ना करके एक समझदारी दिखाई थी। किसान जो है इसको लीगली चैलेंज कर भी नहीं सकते, क्योंकि जुडिशरी का ऑप्शन जो है वो इन एक्ट्स ने खारिज कर दिया है। तो और एक बार जो एक्ट ये पास हो चुका है, अब किसान उसको चैलेंज कर भी नहीं सकते। जी।
इसी के साथ 16 आने सच में आज के लिए इतना ही, क्योंकि इशारा हो रहा है समय समाप्ति का। मनप्रीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने ये जानने की कोशिश की आपके जरिए और दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब निकलता है और किसान संगठन क्यों ये बार बार दोहरा रहे हैं कि एकमात्र उनका जो समस्या का हल है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र के मंत्रियों के साथ बातचीत करके ही निकल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कृपया अपने बेशकीमती कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर करें। नमस्कार।